हेलो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल डिस्कशन का अपने पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे आज। आज अपने एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स की। एक्सरसाइज 1 के 1 से लेके 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप ये आराम से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक, एक प्लेन मिरर अपने को दे रखा है पर्टिकुलरली इस तरह से, और प्लेन मिरर से 0.5 मीटर पे 0.5 मीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है। हमें बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना गैप होगा। देखो, हमें पता है कि प्लेन मिरर के ऑब्जेक्ट जितना आगे होता है इमेज उतनी पीछे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर आगे है तो इमेज 0.5 मीटर क्या बनेगी, पीछे बनेगी। ये रही इमेज की पोजीशन। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के अंदर अगर तुम गैप देखो तो 0.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 विल गिव यू 1 मीटर। तो गैप क्या आ जाएगा, 1 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, द लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर में फॉर्म ए रियल इमेज। ये हम एक डीपीपी में डिस्कस कर चुके हैं, डीपीपी 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपको प्लेन मिरर से रियल इमेज चाहिए तो बीम कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट। डीपीपी 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था। 8 नंबर प्रॉब्लम, वहां पे आप जाके देख सकते हो। क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। वहां मैंने एक्सप्लेन किया है डीपीपी 1 के अंदर, आप आराम से वो देख सकते हो। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो। ray of light incident on a plane mirror at 30 डिग्री, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2 आई। पाई 180, आई की वैल्यू 30, तो 2 इंटू 30। तो क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। सिंपल सवाल है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्या आंसर आ गया, डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड, आपको एक डायग्राम बना रखा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा गया है। सिंपल मैथमेटिकल सा सवाल है, सिंपल सी मैथ्स है। चलो देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो रहा है। एक रे आ रही है ऐसे, और ये टकरा के ऐसे जाती है, और फिर ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। कुछ ऐसा दे रखा है अपने को इस तरह से, और हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना है। ये वाला एंगल हमें बोला है बता दो कितना है, ये एंगल हम जानना चाहते हैं। तो चलो जानते हैं। अच्छा, ये 60 डिग्री, ये पैरेलल है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। सिंपल, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, इसलिए अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब पूरा एंगल जो है हमें दिखाई दे रहा है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, क्या ये 90 माइनस 60 से आएगा, यस आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री। 90 माइनस 60, 30 डिग्री। क्या ऑप्शन आ जाएगा, सी। लो खत्म, सिंपल क्वेश्चन था ये। प्लेन मिरर के क्वेश्चन चल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। 5 नंबर सवाल देखें। 5 नंबर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक थिक प्लेन मिरर है, उसमें बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, तो इसमें से सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट इमेज कौन सी होगी। ठीक है, देखो, सेकंड इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी। क्यों सेकंड इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा सेकंड। इसलिए सेकंड वाली इमेज क्या होगी, ब्राइटेस्ट होगी, बी आ जाएगा। अगर तुमसे कारण पूछा जाए तो कारण क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 6 के अंदर, देखो, एट व्हाट एंगल मस्ट टू प्लेन मिरर्स बी प्लेस्ड सो दैट इंसिडेंट एंड रिजल्टिंग रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें ना तुम ऑप्शन के डायग्राम बना बना के देखो, अपने आप आइडिया होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे तो दो मिरर्स को रखोगे तो एक से टकरा के दूसरे पे कैसे जाएगी, तो ए तो पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री पे अगर रखोगे, मान लो ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है 0 डिग्री पे। दूसरे मिरर को अपने अलग अलग स्केच से बना लेते हैं। ये मान लो दूसरा मिरर है। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल इनके बीच, तो इस पे अगर तुमने रे गिरा भी दी मान लो, तो इस तक पहुंचेगी कैसे, तो 0 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन बनाते हैं। सेकंड में है 30 डिग्री, तो दोनों मिरर बनाओ। मिरर ए मान लो ये अपना, ठीक है।
और ये मान लो मिरर बी है, ये मिरर बी मान लिया। इनके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में तुम इंसिडेंट करवा के देखो। कह रहे हैं जो इंसिडेंट रे है, मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये वाली टकराई, यहां आई, तो दूसरी रे ऐसे चली गई इस तरह से। क्या ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस तरह से आ रही है और ये इस तरह जा रही है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती। सी वाला चेक करेंगे, हर बार पैरेलल चाहिए। सी वाला भी सेम केस बनेगा, आप 30 की जगह अगर 60 करोगे तब भी सेम केस बनने वाला है, यानी कि ये और ये पैरेलल नहीं हो सकती। अगर हम 90 डिग्री पे ले आए तो सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अगर हम मिरर्स को 90 डिग्री पे ले आते हैं, ऑप्शन डी, मिरर्स को अगर अपने 90 डिग्री पे ले आते हैं, तो देखो, तो बहुत आसानी से आपको पता लग जाएगा कैसे। मान लीजिए एक रे इसके ऊपर आई, ऐसे आई, ये इंसिडेंट रे हुई, ये टकराई और यहां गई ऐसे, और ये टकरा के बिल्कुल ऐसे गई। अब सारे एंगल्स जो है ना, बेसिकली सारे एंगल्स जो है वो बराबर जाते हैं, सारे एंगल्स, यानी कि यहां से जो एंगल बना, यहां से जो एंगल बना, ये एंगल सारे बराबर जाते हैं। इसलिए जब मिरर्स के बीच में एंगल, आप एज ए फैक्ट भी याद रख सकते हो, इसलिए जब मिरर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो इंसिडेंट रे और रिजल्टिंग रे क्या आती है, पैरेलल आती है। जब मिरर्स के बीच 90 डिग्री एंगल होता है तो इंसिडेंट रे, रिजल्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या आती है, पैरेलल। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी डायग्राम बना बना के हमने देख लिया। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट 72 डिग्री पे है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, तो ये तो सीधा फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो 360 अपॉन थीटा यानी 360 अपॉन 72 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 माइनस 1 4, विच ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं किस स्फेरिकल, किस पर्टिकुलर लाइट के लिए स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी। देखो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना, मिरर की फोकल लेंथ मीडियम से, लाइट से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है, मिरर की रेडियस पे डिपेंड करती है। तो फिर चाहे वो ग्रीन लाइट के लिए हो, रेड लाइट के लिए हो, ब्लू लाइट के लिए हो, जिस मर्जी लाइट के लिए हो, फोकल लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। तो क्या आंसर आ जाएगा, सेम फॉर ऑल लाइट्स। कारण क्या है, ये रहा कारण, कि जो फोकल लेंथ है ना तो मीडियम पे डिपेंड करने वाली है, ना ही डिपेंड करने वाली है वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगी, आर पे डिपेंड करेगी। इसलिए सब लाइट्स के लिए क्या रहती है, सेम। तो क्या आंसर आएगा, डी आएगा। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स है तो एफ इज इक्वल टू +30, क्या आ जाएगा, +30 आ जाएगा। इज क्वार्टर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वार्टर का मतलब m की वैल्यू हो गई 1/4, ये हो गया। ठीक है, कन्वेक्स है तो m प्लस होगा। तुमसे डिस्टेंस पूछा है यानी u पूछा है, तो आपका फॉर्मूला, इस सिचुएशन में फॉर्मूला याद करो, रिवीजन हो जाएगी। m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये फॉर्मूला होता है अपना। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। नाउ यूज दिस, m की वैल्यू +1/4 माइनस एफ 30, u माइनस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u माइनस 30 इक्वल टू -120। ठीक है, तो यहां से -30 को उधर भेजो तो u क्या आ जाएगा, -90 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, -90 सेंटीमीटर। दैट विल बी योर आंसर। बात समझे, सिंपल सा सवाल है। कौन सा ऑप्शन है -90 बताने वाला, सेकंड ऑप्शन है। तो क्या आंसर आएगा, बी आ जाएगा। सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं है इसमें। m का फॉर्मूला -f अपॉन u माइनस एफ अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अगर ये डाउट था तो देख लो, होना नहीं चाहिए, आसान सवाल है, कर लिया होगा तुमने। क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ कनकेव मिरर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अच्छा, ये भी फैक्ट बेस्ड लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कनकेव मिरर में हम केसेस की अगर हम बात करें तो एक केस होता है, अगर आपको याद हो, केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है, जिसको किस पे रखा हुआ है, सी पे। अब तुम्हें अगर याद हो 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि रियल ऑब्जेक्ट जब सी पे होता है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे। इमेज कहाँ बनती है, सी पे, मिरर के सामने बन रही है, इसका मतलब ये इमेज भी क्या है, रियल इमेज।
तो इस रियल ऑब्जेक्ट और इस रियल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, जीरो। क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल सकता है, दोनों के बीच गैप है नहीं, इसलिए जीरो आ जाएगा। आंसर क्या कहलाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसको एज ए फैक्ट भी याद रख सकते हो, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये आंसर आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा देख लेते हैं क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो u हो जाएगा -40, हमें u पता है -40। फोकल लेंथ दे रखी है कनकेव मिरर की f -20। तो सिंपल सवाल है, इमेज कैसी बनेगी। तो पहले v निकाल लेते हैं, वहां से आइडिया हो जाएगा। v निकाल लो या m निकाल लो, आइडिया हो जाएगा। तो v का फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, v u की बात करें -40, f की बात करें -20, -40 + 20, सोल्व कर डालो। v 800 आएगा ऊपर, नीचे आएगा -20, क्या मिलेगा, -40। अब अपने को पता है अगर v हमारा नेगेटिव आता है तो v का नेगेटिव आना, v का नेगेटिव आना रियल इमेज के बारे में बताता है। तो इमेज तो क्या हो गई, रियल हो गई। अब इमेज रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड होगी या छोटी होगी, ये अपने को चेक करना है। तो m निकाल ले, m से सब आइडिया हो जाएगा। m का फॉर्मूला -v/u, v कितना है -40, और u भी कितना है -40, कैंसिल, तो m क्या आ जाएगा, -1। m क्या आ जाएगा, -1। अब एक बात बताओ, m का -1 आना, 1 आना मतलब सेम साइज होता है, 1 आना मतलब सेम साइज होता है, और माइनस आना क्या होता है, इन्वर्टेड। ये हम पहले बात कर चुके हैं, m के बारे में कहानी हम सारी अच्छी तरह जानते हैं, 2-3 वीडियोस में हमने बात करी है। ठीक है, मैं एक वीडियो इसमें अटैच कर दूंगा, वहां पे फिर से आप m के बारे में आप देख सकते हो, आपको यहाँ मिल जाएगी वीडियो। तो m माइनस आया, इन्वर्टेड इमेज है, 1 आया, सेम साइज की इमेज है और रियल है, तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज, ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने पास, डी ऑप्शन है। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 काफी अच्छा क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का, और तुम में से कई लोगों का डाउट रहा होगा ये, तो ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करना है। Spherical mirror forms an erect image 3 times the linear size of the object। अब यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। स्फेरिकल मिरर है, इरेक्ट इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है, तो ये कॉनकेव ही हो सकता है, बस कॉन्वेक्स तो छोटी बनाता है। तो मतलब अब डायग्राम बनाओगे आपको बहुत क्लैरिटी होगी इस क्वेश्चन के अंदर, देखना ध्यान से, अच्छा सवाल है। तो ये कॉनकेव का वो केस है जिसमें इरेक्ट इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट आपका मान लो यहाँ पे है, तो इमेज हमें पीछे मिलती है, याद करेंगे लास्ट केस पी और एफ के बीच इमेज का मिलती है यहाँ पे। आगे बढ़े, ये 3 टाइम्स है। अब इरेक्ट है तो m की वैल्यू क्या हो गई, +3, ये तो हम सिंपली जानते हैं। आगे सुनो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का 80 सेंटीमीटर है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इमेज, गैप कितना है, 80 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का गैप 80 सेंटीमीटर है। ये हमारे लिए u कहलाएगा, ये हमारे लिए v कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखते ही याद आ जाना चाहिए कौन सा केस है, थर्ड वाला, लास्ट वाला केस है, 3 टाइम्स प्लस है। अगर प्लस होता और एक से कम होता फिर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, अभी ये कॉनकेव मिरर है। चलो अब आगे देखो क्या क्या दिया गया है। फोकल लेंथ पूछी गई है, तो एक काम करें, 3 दिया है, इसको क्या हम -v/u के इक्वल लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से v देखो कितना आ जाएगा, -3u आ जाएगा। v कितना आ जाएगा, -3u। अब v की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई -3u, तो यानी कि v जो है मिरर के पीछे है, तो 3u लेना पड़ेगा, और ये तो u है। कहने का मतलब 3u + u कितना हो गया, 80। v की वैल्यू 3u, मैग्नीट्यूड यूज करेंगे क्योंकि मिरर के पीछे दोनों साथ नहीं कर सकते ना, या तो साइन यूज करो या मिरर के पीछे चले जाओ, दोनों में से एक काम करो। तो मैं मिरर के पीछे चला गया, तो 4u इज इक्वल टू बच्चों 80, तो u कितना आ गया, 20। ये थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी चीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, v इक्वल टू यूज किया 3u, तो u कितना आ गया, 20। अब u आ गया, अब तुम्हें पता है क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो लगा दो फॉर्मूला, m का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, m इज इक्वल टू -f/u-f। m की वैल्यू 3, फोकल लेंथ हमें नहीं पता, u हमने निकाला 20,
यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एफ। डन, सोल्व कर डालो, क्या मिलेगा 60 माइनस 3f, ठीक है, आपको मिल जाएगा 60 माइनस 3f इक्वल टू माइनस एफ। तो 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2f, तो f कितना आ जाएगा 30, f क्या आ जाएगा 30। फोकल लेंथ, बिकॉज ये कॉन्केव मिरर है तो हम बोल देंगे कि फोकल लेंथ क्या आएगी -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव होगी, तो -30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यान से समझ लो इसको, ये डाउट रहा होगा तुम्हारा कैसे किया मैंने, देख लो आराम से। ठीक है, मैंने पहले v निकाल लिया 3u, वो यहाँ डायग्राम बनाया, आउटपुट आया, तो ये जो है ना 4u, टोटल 4u, इसकी वैल्यू 80 है, तो u कितना हो गया 20, u 20 हो गया, फिर आगे फॉर्मूला अप्लाई किया तो खेल खत्म। चलिए आगे, सवाल संख्या 13, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में क्या कह रहे हैं, 13 नंबर में आपको बोल रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर दे रखी है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर हो गया होगा तुमसे ये -20 सेंटीमीटर। आगे देखो, फॉर्म एन इमेज मैग्नीफाइड 2 टाइम्स व्हेन द इमेज इज रियल, तो m की वैल्यू -2, रियल इमेज है तो -2, तो u पूछा गया, तो m इज इक्वल टू वही फॉर्मूला जो अभी लगाया, -f अपॉन u माइनस एफ। m की वैल्यू -2 माइनस -20 अपॉन u +20, माइनस माइनस 2u +40 बराबर -20, तो 2u इक्वल टू क्या आ जाएगा -60, तो u कितना आ जाएगा -30, u क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा। इसका मतलब, माइनस का मतलब सामने, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर के, क्या आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये हो गया होगा तुम लोगों से, सबसे सिंपल सवाल है, तुम्हें डाउट नहीं आया होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहे हैं, पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, यानी u दिया गया है -15, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, v दिया गया है 6 सेंटीमीटर, वर्चुअल है तो +6, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो f निकालना पड़ेगा, f से आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या होता है uf अपॉन u माइनस एफ। v की वैल्यू +6, u की वैल्यू -15, f -15 माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -90 -6f -15f, -90 इसको उधर ले चलो, माइनस और प्लस -9f, माइनस से माइनस कैंसिल, तो f कितना आ गया 10 आ गया। कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है कितनी आ गई 10 आ गई। तो r की वैल्यू क्या होती है, r इज इक्वल टू 2f, यानी 2 इंटू एफ, यानी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, आ जाएगा आर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑप्शन, डी ऑप्शन, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, u -15, v +6, v का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू रखी, f निकाल लिया, वहां से r आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं हुआ तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, देखो तीनों ही मिरर वर्चुअल इमेज बनाते हैं, प्लेन तो बनाता ही वर्चुअल है, कॉन्वेक्स भी वर्चुअल बनाता है, और कॉनकेव लास्ट वाले केस में, बिटवीन पी एंड एफ वाले केस में वर्चुअल बनाता है, तो इसका मतलब ऑल द अबव कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, डी आ जाएगा। 16 नंबर, फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम फॉर, ये पहले भी डीपीपी में आ चुका है, डीपीपी 2 में आ चुका है, हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, अच्छा सवाल है थोड़ा, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज एफ। अब कनकेव देखते ही एफ की वैल्यू क्या लिख दी जाएगी -f। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस, डायग्राम बना लो, ये हो सकता है आपका डाउट हो, देखना आराम से देखो, प्रिंसिपल फोकस यानी एफ डिस्टेंस पे होगा, और ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल फोकस के बीच का गैप x है, ये वाला गैप x है। तो अगर तुम देखो u, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, क्या ये u हो गया, हाँ, तो u की वैल्यू ऑब्वियसली u नेगेटिव होगा, क्या होगा हमारे पास u की वैल्यू, u की वैल्यू होगी -x + f, ये u हो जाएगा। तो v निकालना, क्या निकालने को बोल रहे हैं, हमें कह रहे हैं साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन, तो m का फॉर्मूला बच्चों
माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, वैल्यूज रखूंगा, माइनस एफ की वैल्यू माइनस एफ और यू की वैल्यू माइनस एक्स प्लस एफ, माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस एफ, ठीक है। एफ की वैल्यू माइनस एफ है ना, तो ये आ जाएगा। तो एम देखिए क्या आया, एफ माइनस एक्स माइनस एफ प्लस एफ से एफ कैंसिल, तो एम देखो क्या आ गया, माइनस एफ अपॉन एक्स, माइनस एफ अपॉन एक्स, और यही पूछा गया तुमसे, एम ही तो पूछा गया। एच आई बाई एच ओ क्या ऑप्शन आ जाएगा अपना, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया समझ गए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा सवाल आपसे सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान से करना, आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कैसे किया मैंने आपको बता दिया, आराम से देखो इसको, डाउट अपना क्लियर करो। तो अभी तक हमें दो बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल चुके हैं, 12 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए पर्सन सीज हिज वर्चुअल इमेज बाय होल्डिंग ए मिरर वेरी क्लोज टू द फेस, और जब वो दूर जाता है तो इमेज उल्टी हो जाती है। अच्छा, ये बात बताओ, उल्टी इमेज सिर्फ एक ही मिरर बना सकता है, वो कॉनकेव मिरर है, तो सोचना ही नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, कॉनकेव मिरर, तो सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट था, उल्टी इमेज एक ही मिरर बना सकता है, वो कौन होता है, कॉनकेव मिरर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, आओ देखो 19 नंबर क्या है, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अभी। टाइम टेकन टू क्रॉस ए 4 mm विंडो, ग्लास रिफ्रैक्टेंस ये दे रखा है। तो देखो भाई, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हम अच्छी तरह जानते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू सी बाय एन। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय एन, बस। तो ये फॉर्मूला यूज करो। टाइम, डिस्टेंस है कितना थिक है, 4 mm, यानी 4 × 10⁻³ अपॉन सी अपॉन एन, सी की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁸, एन ऊपर भेज दो, 3/2 है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम देखिए कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻11 सेकेंड, ये आ जाएगा। बस सिंपल, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड कितनी होती है, सी बाय एन होती है। आई जस्ट हैव यूज्ड द वैल्यूज और आउटपुट आ गया। चलें आगे, आ जाओ। बेसिक सवाल है रिफ्रैक्शन के, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इन, व्हाट विल बी वेवलेंथ इन वाटर। अच्छा, वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। लैम्डा मीडियम चाहिए, लैम्डा एयर कितना दे रखा है, हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 420 नैनोमीटर, कितना है 420 नैनोमीटर वेवलेंथ, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 4/3, सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल हो जाएगा, 105, 105 मल्टीप्लाई करो, 315 नैनोमीटर, क्या आ गया, 315 नैनोमीटर लैम्डा मीडियम, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डन। पिछले का भी क्या था, सी ऑप्शन था, पिछले का भी सी ऑप्शन था। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21। ये हो गए होंगे तुमसे, लेकिन कंसेप्ट अच्छे हैं तो हमें आने चाहिए। 21 भी वेवलेंथ का ही सवाल है, तो वही केस, लैम्डा मीडियम, सेम कंसेप्ट पे, लैम्डा एयर अपॉन म्यू। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। बोल रहे हैं वैक्यूम में वेवलेंथ यानी एयर में 6000 है, तो इसमें कितनी होगी, वही फिर लैम्डा डैश, ये 6000 है, और ग्लास में आपसे पूछी गई है 3/2 में, तो लैम्डा डैश 4000 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट कैलकुलेशन, सिंपल से कैलकुलेशन, खेल खत्म करेंगे सवाल का, क्या आउटपुट आ जाएगा, ऑप्शन ए, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, हो गया होगा 21 तुमसे भी। 22, अच्छा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। देखो, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सब बदल जाता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाता है। अब कौन से ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं है, चेंज करना है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में फ्रीक्वेंसी नहीं है,
तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन। Monochromatic light is refracted from air into the glass of refractive index mu. Ratio of wavelength of incident and refracted wave will be, वही कहानी हो गई। अभी आपको बताया मैंने, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, ये ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं लिखूं एनआर अपॉन एनडी तो लिखा जाएगा लैम्डा डी बाय लैम्डा आर। ठीक है, अब मुझे लिखना क्या है, पर्टिकुलरली रेशियो लिखना है सीधा सीधा। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट मतलब रेयरर और रिफ्रैक्टेड मतलब डेंसर। रेयरर से डेंसर जा रही है लाइट रे, इन्होंने बोला है एयर इनटू ग्लास जाती है, एयर इनटू ग्लास जाती है, फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। तो एनआर मतलब एयर और एनडी मतलब ग्लास। ठीक है, और पूछा क्या गया आपसे, रेशियो पूछा गया है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव का। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड का मतलब एयर और ग्लास का ही रेशियो पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आप एनआर की वैल्यू रखो यहाँ पे 1, ठीक है, इसको अपने अगले पेज पे देख लेते हैं। इतना समझ लो, ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा, ध्यान रखना ये वाला, एनआर बाय एन डी लैम्डा डी बाय लैम्डा आर। चलिए वैल्यू रख रहा हूं, एनआर बाय एन डी लैम्डा डी बाय लैम्डा आर, ये आ जाएगा। अब तुमसे पहले तो नाम दे दे, डी और आर को छोड़ो, आर हो गया एयर, डी हो गया ग्लास। ठीक है, सेम लैम्डा ग्लास और आर हो जाएगा एयर। तुमसे रेशियो पूछा है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड यानी रिफ्रैक्टिव, इसका यही पूछा है, एन एयर अपॉन एन ग्लास, यही पूछा है तुमसे। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ वेवलेंथ, ये एन एयर अपॉन एन ग्लास है, एन एयर 1 एन ग्लास म्यू, लैम्डा जी अपॉन लैम्डा ए। मुझसे एयर अपॉन ग्लास पूछा है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी क्या आ जाएगा, म्यू बाय 1। क्या आंसर आ जाएगा, म्यू रेशियो 1 आ जाएगा। मुझसे एयर अपॉन ग्लास पूछा है, दैट विल बी म्यू रेशियो 1, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। तो 23 का देख लें क्या है आंसर। 23 का सी दे रखा है। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है डाटा को लेके, बाकी कंसेप्ट समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था 23। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 एक बेसिक अप्रोच वाला सवाल है। कहते जब डेंसर से रेयरर जाता है, तो हमें पता है डेंसर से रेयरर डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है, भीड़ कहाँ ज्यादा होती है, डेंसर में भीड़ ज्यादा तो स्पीड कम, और रेयरर में भीड़ क्या होती है, कम होती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो हाँ, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये आउटपुट आता है। आगे देखें 25 नंबर, refractive index of water and glass with respect to air are this, what will be refractive index of glass with respect to water। अच्छा, जिसके आगे ऑफ लगा होता है ना, ऑफ ग्लास विद वाटर, जिसके आगे ऑफ लगा होता है वो आगे आता है, ऊपर आता है, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, ये पूछ रहे हैं, ये मतलब है। ऑफ ग्लास विद वाटर, ऑफ यानी वाटर, ग्लास ऊपर वाटर नीचे, ग्लास का कितना 1.5, वाटर का कितना 1.3, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, क्या आ जाएगा 15 अपॉन 13, सिंपली ऑप्शन ए। जिसके आगे ऑफ लगा होता है वो ऊपर बैठता है। आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्या है, 25 हो गया अपना, 26 पे आ गए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल फॉर इंफ्रारेड लाइट। देखो यहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड का वेवलेंथ जो होता है वो बेसिकली ज्यादा होता है या कम होता है। तो ध्यान रखना, इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इंफ्रारेड लैम्डा ऑफ यूवी से ज्यादा होता है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा है, यानी म्यू इंफ्रारेड म्यू यूवी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस देन यूवी। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो, यस, लेस देन दैट फॉर अल्ट्रावायलेट, यानी बी। कारण सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये ऑर्डर आपको याद हो जाएगा, किसका वेवलेंथ ज्यादा किसका कम, कंसेप्ट इतना ही है, इसका की कंसेप्ट इतना ही है पर्टिकुलरली। ठीक है, की कंसेप्ट इतना ही है कि कौन पर्टिकुलर ज्यादा होगा कौन कम होगा, बस ये ध्यान रखना। लैम्डा आई एफ लैम्डा यूवी से ज्यादा होता है, इसलिए म्यू आई एफ म्यू यूवी से कम होगा। क्यों, क्योंकि जो लैम्डा है हम जानते हैं म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, डन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
27। 27 एक अच्छा सवाल है, अगर आपसे हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो समझो। कह रहे हैं 2μ1 इंटू 3μ2 इंटू 4μ3 की वैल्यू क्या होगी। अब इसको लिखते कैसे हैं फिर आप समझ जाओगे क्या करना है। 2μ1 होता है μ1 अपॉन μ2, 3μ2 बाय μ3, पैटर्न समझ गए तुम। जो बाद में आ रहा है उसको ऊपर बिठा दो, μ3 अपॉन μ4। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया μ1 अपॉन μ4। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको क्या तुम 1/4 ऐसे लिख सकते हो, या इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन उल्टा ये। और इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1μ4 का इनवर्स। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो, यस सी ऑप्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं, नाम क्या है इसका, ये जो ऐसे लिखा गया है इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये नाम होता है इसका, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 28। 28 थोड़ा सा अच्छा सवाल देखेंगे ध्यान से। क्या कह रहे हैं, when a small lamp is held 1.5 meter above the surface of water, image formed by reflection coincide with the image of bottom appears to coincide। अच्छा इतना तो पता लग गया कि हमारा n2 by n1 d dash by d का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमें टैंक वगैरह दे दिया, हाइट दे दी, इतना तो पता लग गया। एपियर्स, एपियर्स का मतलब d डैश दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है। अच्छा इसमें देखना क्या चाहते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेना, इसमें दिक्कत आती है। इसमें देखना क्या चाहते हैं, इसमें ना ये बॉटम देखना चाहते हैं, यानी रे इधर से निकलेगी, तो n2 1 हो जाएगा, n1 4/3 हो जाएगा। क्या देखना चाहते हैं, ये बॉटम देखना चाहते हैं कि ये बॉटम कहाँ दिखाई देगा। तो n2 1 n1 4/3, रे इससे निकलेगी, जो देखना चाहते हैं रे उससे निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो n2 बना 1, 4/3 अपीयर्स टू बी यानी d डैश, और d हमसे पूछा गया है, तो इसको कैंसिल कर दो, तो d कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। क्या आ गया, 2 मीटर आ गया, ठीक है। बॉटम देखना चाह रहे हैं तो रे बॉटम से निकलेगी, n2 अपने को पता लग जाएगा उस हिसाब से, और अपीयर्स टू बी यानी d डैश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहे हैं 29 के अंदर देखो, object is placed at distance above the surface of a lake if water has refractive index of 4/3, then at what distance from lake surface a fish will sight the object। एक फिश जो है ना कहाँ पे दिखाई देगी, सिंपल सवाल आ गया, डायग्राम बना ले पहले, आइडिया लग जाएगा आपको। यहाँ पे फिश, ये सरफेस से कितना ऊपर है, 24 सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जर्वर है, ये हो गया 4/3, ये हो गया 1। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, नोट्स के अंदर है हमारा, सिंपल। ऑब्जर्वर को देखना चाहते हैं, फिश ना ऑब्जर्वर को देखना चाहती है, तो रे किससे निकलेगी, रे ऑब्जर्वर से निकलेगी, यानी ये बनेगा n2 और ये बनेगा n1। क्या लिखूं मैं, n2 अपॉन n1 d डैश अपॉन d, n2 अपॉन n1 d डैश अपॉन d। n2 की वैल्यू 4/3, d डैश चाहिए, d कितना 24, तो 3 8, तो d डैश कितना आ गया 32 आ गया। और ये मेजर कहां से होता है, ये मेजर होता है सरफेस से, कहां से मेजर होता है, सरफेस से 32। तो यानी इसको कहां दिखाई देगी इमेज, सरफेस से 32 सेंटीमीटर ऊपर, तो ऐसा ऑप्शन ए, 32 सेंटीमीटर अबव द सरफेस। डन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने, क्या है देखो, an air bubble in glass slab is 6 centimeter deep when viewed from one face, 4 centimeter from other face, then thickness। इसकी ट्रिक हम जानते हैं, हमने डीपीपी में भी डिस्कस किया था ऐसा ही सवाल। ट्रिक हम जानते हैं क्या होता है, n d1 प्लस d2, n की वैल्यू 1.5 यानी 3/2, और d1 प्लस d2 दोनों डिस्टेंसेस, एक 6 है एक 4 है, तो 6 + 4 क्या मिलेगा 30/2 यानी कितना मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये अपनी हो गई आज की एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगली वीडियो में आऊंगा एक्सरसाइज 1 के 31 से 60 क्वेश्चन लेके, तो आराम से अपने पहले 30 में जो जो डाउट है क्लियर कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में,
टिल देन पढ़ाई करते रहो, काम पूरा करते रहो, नीट की तैयारी करते रहो।